नमस्कार दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। अभी हाल में ही केंद्र सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती के लिए एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी राष्ट्रीय भर्ती संस्था का गठन किया है। उसमें क्या क्या है, क्या होने वाला है फ्यूचर हमारा अभ्यर्थियों का जो एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बारे में काफ़ी कुछ जानने को है। तो आइए डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि हमारे चैनल ब्लॉग इन झील में अभी ज्योग्राफी की सीरीज फुल विस्तृत इंडियन ज्योग्राफी बहुत ही विस्तार तरीके से पढ़ाई जा रही है। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। और आने वाले समय में वर्ल्ड ज्योग्राफी और भी कई सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं। तो हमारे साथ कनेक्ट रहिए और बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में जानते हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसमें नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंडर एक सामान्य योग्यता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये होगा कैसे? अभी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंडर केवल 3 संस्थाएं, आईबीपीएस, एसएससी और आरआरबी। आरआरबी क्या है? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ये बैंक के एग्जाम के लिए, बैंक पी और बैंक क्लर्क के एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो ये तीनों एग्जाम, ये तीनों एग्जाम अभी हाल फिलहाल में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंडर रखे गए हैं। इसमें ग्रुप सी और ग्रुप सी और ग्रुप डी की अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के लिए एक ही सामान्य परीक्षाएं होनी है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, इसके अंदर क्या होगा कि एक ही एग्जाम होगा जो इन सब के लिए कॉमन होगा। इसे सीईटी के नाम से जाना जाएगा। सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी के नाम से जाना जाएगा। और इसमें एक ही कॉमन फॉर्म भी होगा सबके लिए, तीनों के लिए, आईबीपीएस, एसएससी और आरआरबी के लिए, और कॉमन प्री का एग्जाम भी देना होगा। देखिए पहले हम कैसे करते थे। पहले क्या होता था कि ये सारी संस्थाएं जो आईबीपीएस, एसएससी और आरआरबी हैं, ये तीनों पहले प्री का एग्जाम लेते थे, फिर मेंस का एग्जाम लेते थे। तो इनका मेन पर्पस क्या होता था प्री और मेंस का एग्जाम लेने का? कि ये आवेदकों की संख्या कम कर देते थे। जैसे अगर मान लीजिए कि 60,000 की वैकेंसी है और 5 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है, तो 5 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है, तो उनकी संख्या को कम करने के लिए ये प्री का एग्जाम लिया करते थे। और उसके बाद क्या करते थे कि प्री में जो क्वालिफाइड होते थे उनको मेंस के लिए प्रिपेयर होना पड़ता था, उनको मेंस एग्जाम में बैठना होता था, है ना। तो अब क्या है कि ये प्री एग्जाम जो है ये लेगी हमारी एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये लेने वाली है प्री का एग्जाम। एनआरए के नाम से जानेंगे इसे, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसके अंदर एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। इसका जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इसका सब राष्ट्रीय भर्ती संस्थान इसको हिंदी में बोलते हैं। और इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है ओनली, केवल सामान्य योग्यता परीक्षा लेना, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेना, ना कि नौकरी देना। इसका पर्पस केवल एक ही है इस रिक्रूटमेंट एजेंसी को, इस रिक्रूटमेंट संस्थान को स्टेब्लिश करने का, केवल एग्जाम लेना, ना कि किसी को जॉब प्रोवाइड करना, किसी को नौकरी देना इसका उद्देश्य नहीं है। ये केवल प्री का एग्जाम लेगी। उसके बाद का एग्जाम, जैसे आप प्री एग्जाम देते थे फिर मेंस देते थे, तो मेंस का एग्जाम जो है ये विशेष पर्टिकुलर संस्था लेगी। जैसे मेंस का एग्जाम पहले क्या होता था, आरआरबी अपना अलग लेती थी, एसएससी अपना अलग, आईबीपीएस अपना अलग। तो अब क्या है कि प्री का एग्जाम तो कॉमन हो जाएगा, बट इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के, इन तीनों संस्थानों के, आरआरबी, एसएससी और रिक्रूटमेंट बोर्ड के, आईबीपीएस के, ये तीनों मेंस एग्जाम अपना अपना लेंगे। मेंस एग्जाम का फॉर्म अलग से अप्लाई करना होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपको जो भी मार्क्स मिलेंगे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो भी मार्क्स मिलेंगे उनके आधार पर ही निर्णय होगा कि इन संस्थानों कौन से, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के ग्रुप सी और ग्रुप डी के केवल गैर तकनीकी, ये हम ध्यान रखेंगे, केवल गैर तकनीकी यानी कि केवल नॉन टेक्निकल पद के लिए ही अभ्यर्थी एप्लीकेबल हैं या नहीं है। टेक्निकल के लिए अलग स्कीम निकलेगी, अलग चैनल होगा।
ये नॉन टेक्निकल जो गैर तकनीकी पद के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। क्लियर है? उसमें मिले नंबर के आधार पर डिसाइड होगा कि अभ्यर्थी अप्लीकेबल है या नहीं है। कॉमन पात्रता परीक्षा, कॉमन पात्रता परीक्षा मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बनने के बाद, अगर ये बन गया, अभी तो टाइम लगेगा, ये बनने के बाद अभ्यर्थी को केवल एक प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस की एक परीक्षा देनी होगी। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले स्टूडेंट्स क्या करते थे, जॉब, सरकारी जॉब पाने के लिए ये सारी चीजें एप्लीकेबल हैं केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल हैं। ये स्टेट में प्रोविजन चलेगा बाद में, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई होगा। उसमें क्या है, स्टूडेंट जॉब पाने के लिए क्या करते थे, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कोई भी फॉर्म निकलता है, एसएससी, रेलवे या आईबीपीएस, एनीथिंग, स्टूडेंट सारे अप्लाई कर देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अलग अलग सिलेबस होता है, इनका अलग अलग मेहनत करने की जरूरत होती है, चाहे वो प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो। अगर प्री का हम एग्जाम अप्लाई करते हैं तो एसएससी का अलग सिलेबस, आरआरबी का थोड़ा डिफरेंट सिलेबस, आईबीपीएस का थोड़ा डिफरेंट सिलेबस, हर सिलेबस अलग अलग होता है। तो यही तीन जो संस्थाएं, अभी इन्हीं तीनों के लिए एप्लीकेबल किया गया है, बाद में इसे ब्रॉड किया जाएगा। और हर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हर स्टूडेंट्स को अलग अलग फीस देनी पड़ती थी। किसी की 800 रुपये थी रहती है, किसी की 950 रुपीज़ रहती थी, किसी की 650 रुपीज़ रहती थी। ये SC ST जनरल OBC सबके लिए अलग अलग रहती थी। फिर इसमें क्या है कि अब सेट जब बन जाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जब बनेगा, तो इसमें फॉर्म जो अप्लाई करना होगा उसके लिए इन सब का एक ही फॉर्म होगा। मतलब आपको एक ही फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, इन तीनों के एग्जाम के लिए एक ही फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे भाई प्री के एग्जाम के लिए, प्री टाइप के एग्जाम के लिए सिर्फ एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, तो इससे फाइनेंशियली प्रेशर फैमिली पे कम पड़ेगा और गार्जियंस पे इसका अच्छा असर पड़ेगा। फिर क्या है कि मेंस के लिए हमने देखा कि मेंस के लिए फिर इंडिविजुअल संस्था अपना अलग अलग फॉर्म निकालेगी। मेंस परीक्षा के लिए इंडिविजुअल संस्थान मतलब एसएससी अपना फॉर्म निकालेगी, आरआरबी अपना, आईबीपीएस अपना। तो इसके लिए हम आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए क्या है कि हर जिले में लगभग हर जिले में एक परीक्षा सेंटर बनाया जाएगा, परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे और ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अधीन होंगे। जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है उनके अधीन होंगे। जितने जिले हैं लगभग आई थिंक कि 739 या 740 के आसपास जिले हैं, 739 आई थिंक। इसके लगभग हर जिलों में कोशिश की जाएगी। ये थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, थोड़ा एप्लीकेबल होने में टाइम लग जाएगा। अब सीईटी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। सीईटी जो कॉमन पात्रता परीक्षा है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये साल में 2 बार होंगे और कोई भी अभ्यर्थी कितनी भी बार आवेदन कर सकता है। इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि आपको 2 बार अप्लाई करना है कि 3 बार अप्लाई करना है, 4 बार अप्लाई करना है। आप कितनी भी बार अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप फेल हैं या पास हैं। बट एज लिमिट कैरी करेगी। एज लिमिट पहले की ही तरह है, जैसे पहले SC ST और OBC के लिए कुछ एज लिमिट में छूट दी जाती थी, सेम इसमें भी एप्लीकेबल होगा। और जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में आप मार्क्स पाएंगे, उस मार्क्स की वैधता, उस नंबर की वैधता 3 साल की होती है। जस्ट लाइक जैसे हम कोई भी, जैसे अगर यूपी की बात करें, यूपी में टेट का एग्जाम और सीटेट का एग्जाम होता है। सीटेट का एग्जाम सेंट्रल के लिए, टेट का एग्जाम स्टेट के लिए। तो ये वैलिडिटी एक बार क्लियर करने के बाद 5 साल वैलिडिटी होती है टेट की। सेम टाइप से सेट की भी वैलिडिटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसकी जो वैलिडिटी होगी ये 3 साल की वैलिडिटी होगी। और जो 3 साल की वैलिडिटी होगी उसमें भी क्या है कि अगर मान लीजिए कि 3 साल की ये आपने एक बार एग्जाम दिया और 3 साल के लिए वैलिड है। फर्स्ट टाइम अगर मान लीजिए कि आपको 75 मार्क्स मिले, सेकेंड टाइम आपने दिया तो 90 मार्क्स मिले, थर्ड टाइम आपने दिया तो आपको 60 मार्क्स मिले। तो जब 75 दिया तो 75 वाला मान्य था, सेकेंड आपने दे दिया 90, तो 3 साल के अंदर ही ये 90 वाला मान्य होगा। 90 जब आप पाए तब से 3 साल की वैलिडिटी होगी 90 नंबर की। और थर्ड अगर आपने दे दिया, साल में 2 बार निकला, अगर आपने 2 बार एग्जाम दिया तो जो ज्यादा वाला होगा वो वैलिड होगा। मतलब आप जिसमें ज्यादा नंबर पाएंगे, जिसमें ज्यादा नंबर होगा वो उसकी वैधता 3 साल की होगी। क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और क्या है, सबसे विशेष बात यह है दोस्तों कि हमें जो हिंदी इंग्लिश का कंफ्यूजन बना रहता है कि हिंदी इंग्लिश समझने में टफ हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, हम लैंग्वेज चूज करते हैं। प्री के लिए भी हम कंफ्यूज रहते हैं कि लैंग्वेज क्या चूज करें। इसमें आपको आज़ादी रहेगी। इसमें आपको यह आज़ादी रहेगी कि मान्यता प्राप्त, संविधान में मान्यता प्राप्त टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 भाषाएं हैं और उनमें 12 भाषाओं को इस एग्जाम के लिए आयोजित मतलब ऑथोराइज किया गया है।
12 भाषाओं में ये एग्जाम लिए जाएंगे, टोटल 12 लैंग्वेज में। क्लियर है दोस्तों? 12 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम होंगे। तो इंग्लिश हिंदी की टेंशन खत्म हुई कि नहीं हुई? अब क्या है कि जब मेंस का एग्जाम देंगे तो उसमें हम लैंग्वेज चूज कर लेंगे, उसमें हम लैंग्वेज चूज करके उस उधर कंसंट्रेट कर लेंगे। इससे हमारा क्या हुआ कि हमारे ऊपर जो बर्डन आता था वो थोड़ा सा कम हुआ, कि अलग अलग सिलेबस तैयार करना, आईबीपीएस का अगर हम प्री देना चाहते हैं तो उसके लिए अलग तैयार करना, एसएससी का प्री देना चाहते हैं तो थोड़ा सा अलग प्रिपरेशन करना, आरआरबी का देना चाहते हैं तो प्री के लिए अलग प्रिपरेशन करना, तो टोटल हौच पौच हो जाता था माइंड में। अब नहीं होना है। अब क्या करना है कि तीनों सिलेबस एक ही है प्री का, वो तैयारी कर लेनी है। फिर मेंस के लिए अलग से, जिसका मेंस हम अप्लाई करना चाहते हैं, जिसके लिए हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में जिस हिसाब से मार्क्स मिलेगा उसके लिए हम एप्लीकेबल होंगे, और जो एप्लीकेबल होंगे उसके हिसाब से हम तैयारी कर लेंगे और सिलेक्शन श्योर एंड सर्टेन है। क्लियर है दोस्तों? थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, बने रहिए हमारे साथ, कोई काम मुश्किल नहीं है। हाँ, ये प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा है, 2 से 3 साल लगभग लग सकते हैं एप्लीकेबल होने में, बट एप्लीकेबल होने के बाद डेवलपमेंट अच्छा होगा। जो स्टूडेंट्स को और फैमिलीज के ऊपर बर्डन पड़ता था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये थे उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स।